नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी के आर्य में आपका स्वागत है। पहले हम CET PG 2026 बीएड एंट्रेंस की तैयारी के इस दौरान में हम दो टॉपिक बीएड एंट्रेंस सिलेबस के दो टॉपिक धातु रूप शब्द रूपों को पढ़ चुके हैं। जिसने भी उन दोनों वीडियो को नहीं देखा वो जा कर के देख सकता है। अभी हम बीएड एंट्रेंस के सिलेबस में से व्याकरण सिलेबस में से हम तीसरा टॉपिक संधि को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने डिस्कशन में बताया था, धातु रूप के डिस्कशन में, कि हमारा व्याकरण, साहित्य और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीन विषयों में से बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं। 25 इत्युक्ते 75 क्वेश्चंस होते हैं और सभी 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का टोटल 300 का होता है, जिसमें से तुमको मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं, क्योंकि कट ऑफ के बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनती है और फिर एडमिशन्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम आज संधि देखेंगे, संधि के बाद में समास देखेंगे। और देखिए, मैंने जिस स्ट्रैटेजी के साथ में जो पढ़ कर के मैं 216 नंबर बीएड में लाया, बहुत ही अच्छा नंबर है ये 216 300 में से। मेरे को जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में मेरे को फर्स्ट लिस्ट में ही सिलेक्शन में मेरा नाम आ गया था और मैं अभी फ़िलहाल NSU तिरुपति में पढ़ रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ। और मेरा मेरिट लिस्ट में ये नहीं कि नीचे सबसे ऊपर में था, तो 15 टॉप में था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ा और जो मैं पढ़ कर के 216 नंबर लाया, वो ही मैं तुमको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे ही ये नोट्स हैं, मेरे ही कंटेंट तुमको प्रोवाइड करूँगा और वो पढ़ कर के तुम 216 से भी ऊपर ला सकते हो। क्योंकि मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत भी हुए थे, सही मुझे पता होते हुए भी कई क्वेश्चन गलत भी होते, इससे मेरे थोड़े नंबर कम भी हो गए थे। और क्या होता है कि माइनस मार्किंग होती है, इसलिए हमको सभी क्वेश्चन में टिक नहीं करने होते, जो हमको आते हैं उन्हीं पर करने होते हैं। मगर मैंने कम से कम 12 क्वेश्चन जो थे वो मैंने एक्स्ट्रा में अटेंड कर लिया था, जो मेरे गलत हो गए थे, इसलिए मेरा और भी कम हो गया मार्क्स। नहीं तो कम से कम मेरा 228 से भी ऊपर होता। तो चलिए, ये बातें होती रहेंगी। अभी हम संधि को देखते हैं। ठीक है, संधि तुमने सुना होगा, परः सन्निकर्षः संहिता इत्युक्ते संहिता, संहिता में परः सन्निकर्षः। तो क्या है कि वर्णानाम अतिशयितः, वर्णानाम वर्णों के बहुत नज़दीक, अतिशयितः नज़दीक करने पर सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। मतलब क्या है कि वर्णों के अति नज़दीक हो करके जो संहिता का बोध कराता, अर्थात वर्णों के अति नज़दीक आकर के जो दोनों वर्णों में से जो परिवर्तन होता है, अलग शब्द, अलग वर्ण बनता है, उसको ही संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि में वर्णों में संधि होती है और समास जो होता है वो पद में होता है। ठीक है, और जो वाच्य परिवर्तन होते हैं वाक्य में होते हैं, या आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि वर्णों के अति सहितः इत्युक्ते वर्णों के बहुत नज़दीक, पास होकर के उन दोनों में जो परिवर्तन होता है और दूसरा वर्ण बनता है, उसको संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है। यदि आ जाए कि संहिता, ठीक है, तो संहिता जैसे डॉट डॉट आ जाए कि परः सन्निकर्षः डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन में संहिता दिया हो तो संहिता लगाना है।
और ऐसे भी आ सकता है कि संहिता का सूत्र कौन सा है, तो परासन्निकर्षः संहिता। ठीक है, अभी आगे संधि परस्पर दो वर्णों के अति नजदीक आकर, दो वर्णों के, एक राइट साइड में होगा तो एक लेफ्ट साइड में, दो वर्णों के अति नजदीक आकर दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण में परिवर्तन कर कोई नए अर्थ की प्रतीति कराना संधि कहलाती है। दो वर्ण होंगे, ठीक है, दोनों वर्णों में से, जैसे मान लीजिए आ एक वर्ण प्लस आ एक वर्ण, तो दो वर्ण होंगे, दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण में, ठीक है, दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण में यदि कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, और उसके अर्थ की प्रतीति कराना संधि कहलाती। मतलब वर्ण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और परिवर्तन हो करके फिर कोई अन्य अर्थ बन जाता है, उस अर्थ की प्रतीति होती है, उसी को संधि कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ई है, ठीक है, प्लस आ है, तो ई और आ क्या बनेगा, ई प्लस आ, तो ई को मान लीजिए इन दोनों में से बदल के क्या बन गया, ई को या बन गया, ठीक है, और आ है तो आ ही रहेगा, तो पूरा पूरा या बन जाएगा। तो किसी एक में ई में वर्ण चेंज हुआ ना, और ये वैसे के वैसे ही रहा, तो क्या हुआ, या बन गया। तो ई से या बना, क्यों बना, क्योंकि स्थाने अंतरतमः, और एक सूत्र भी होता है, मतलब जिसका स्थान जो होगा वो ही आदेश होगा। जैसे ई का स्थान या है तो ई के स्थान पर या आया, तो अर्थ भी बदल जाएगा, क्योंकि ई से या हुआ तो अर्थ बदल। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण ही दे देता हूँ, प्रति प्लस एकः, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रति में ई है, जैसे प्रत प्लस ई प्लस एकः, ठीक है, तो ई को क्या हो जाएगा, क्या होता है कि ये कौन सी संधि में आएगा, यण में आएगा। यण में क्या होता है, यण का सूत्र क्या है, इको यणचि, तो इको यणचि, तो अची, अची मतलब होता है स्वर, तो परे में स्वर होने चाहिए, स्वर है ए है, तो यदि परे स्वर होगा तो इक को, इक है ना, ई इक है, तो ई को या हो जाएगा। तो मान लीजिए ई को या हो गया, ऐसे हलन दिया, और परे क्या है, ए है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेजर कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, तो अभी प्रत था ना, तो प्र, फिर आधा ता था ना, आधा ता और आधा या, तो जो ए है यहाँ वाला ये, इस ए को हम उठा के लाएंगे तो पूरा या ही रहेगा, ए, और का को लाएंगे तो कहा, ठीक है, ये बनेगा। तो पहले क्या था अर्थ, प्रति प्लस एक, प्रति मतलब प्रति अलग था, एक अलग था, और अभी बन गया प्रत्येक, प्रति, प्रति अलग था, एक अलग था, एक मतलब एक होता है, प्रति मतलब प्रति, तो दोनों अलग अलग थे ना, तो दोनों को मिलाकर प्रत्येक बना दिए, तो प्रत्येक मतलब प्रत्येक मतलब प्रति एक, वही है, संधि कर देंगे तो प्रत्येक हो गया। तो प्रत्येक को एक एक बनाना या कदली फल देना है, प्रत्येक को मतलब इतने सारे में से सभी को, प्रत्येक को एक एक करके सभी को देना है। तो
तो ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे समय चला जाएगा हमारा, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अभी है वाक् प्लस ईशः उदाहरण। तो वाक् प्लस ईशः है खलु, ये उदाहरण के लिए है, ठीक है, ये यण संधि नहीं, उदाहरण है। वाक् प्लस ईशः, तो वाक का हलंत है और ई है इधर, तो क्या बनेगा, वा, और इस और का को तीसरा वर्ण हो जाता है, तो क ख गा, क्योंकि जस्तव संधि है ना, जस्तव संधि में क्या होता है कि तीसरा वर्ण हो जाता है अपने वर्ण का, तो का वर्ण को तीसरा हो जाएगा और पीछे जैसा कि तैसा ही ई वैसे के वैसे ही रहेगी। तो का को क ख ग तीसरा वर्ण, तो क ख ग, तो यहाँ पे गा लिख देंगे, ठीक है। और पीछे बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और फिर शाह है तो शाह, तो वागीशाह बन गया ना। तो ऐसे सूर्य प्लस उदयः, तो इसको भी क्या करेंगे हम, सू, और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, तो ऊ को ओ होता है गुण में, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्योदयः बन गया, सूर्योदय। तो ये उदाहरण है, ठीक है। अभी हम देखेंगे संस्कृत में 3 प्रकार की विधियां हैं। संस्कृत में कितने प्रकार की विधियां हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वर्ण विधि ही, पद विधि ही, वाक्य विधि ही। जो वर्ण विधि होती है वो संधियों में होती है। वर्ण विधि मतलब वर्णों में ही संधि होती है, वर्णों में ही संधि का कार्य होता है, जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ए, ऐसे करके, ठीक है। और पद विधि मतलब समास, तो समास में होता है। वर्ण विधि जैसे प्रति प्लस, इसको हटाओ, प्रति प्लस एक को हटाओ तो हम डायरेक्ट वर्ण ही लिखेंगे, क्योंकि वर्ण में ही होती है ना संधि। तो ई प्लस ए, ठीक है। समास में कैसे होगा, माता च पिता च, ठीक है। अब आगे वाक्य विधि होती है किसमें, कारक, ठीक है। तो वाक्य विधि कारक में होती है, जैसे कि रामेण पुस्तकं पठ्यते, रामेण पुस्तकं पठ्यते, तो यहाँ पर राम में तृतीय विभक्ति है, तो कारक है ना, उसमें वाक्य में विधि हुई, कारक में विधि, तो वाक्य विधि कारक में होता है। तो पूछेंगे कि रामेण पुस्तकं पठ्यते, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राम के द्वारा। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो जो कारक है ये किसमें है, पूरे वाक्य में है ना, पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कारक, तो इसलिए क्या है कि वाक्य विधि कारक में होती है, ठीक है। आगे वर्ण विधि, संधि, दो वर्णों के मेल में परिवर्तन आना या दो वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण बन जाना संधि कहलाता है, ठीक है। ये भी पहले भी मैंने बता दिया, दोबारा से बता रहा हूँ कि दो वर्णों के मेल में परिवर्तन आना या दो वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण बन जाना संधि कहलाता है। दो वर्ण होंगे, उन दोनों में से कोई नया वर्ण आएगा, परिवर्तन होगा, कोई नया वर्ण आएगा, ठीक है। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, उन दोनों में से किसी भी स्थान में परिवर्तन हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है, या फिर किसी एक में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ई है, ई प्लस ए है, तो कभी जैसे यहाँ पर ई में परिवर्तन होगा, ए में नहीं होगा, तो कभी ई में ही होगा परिवर्तन, ए में नहीं होगा, कभी दोनों में हो जाएगा परिवर्तन, और कभी पीछे वाले में होगा, आगे वाले में नहीं होगा। तो संधि में ये होता है, ठीक है। आगे स्वर संधि, अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि।
तो जब दो स्वर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। यदि परिभाषा पूछ ले स्वर संधि का परिभाषा बताओ, तो स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है और स्वर वर्णों के मेल से किसी अन्य स्वर वर्ण का परिवर्तन होकर किसी अन्य स्वर वर्ण की आवृत्ति हो, कोई अन्य स्वर वर्ण बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से कोई अन्य स्वर का बनना या कोई अन्य वर्ण का बनना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। तो स्वर संधि में समझ लीजिए स्वर ही होंगे, आ प्लस आ या फिर ई प्लस ए, तो क्या होगा? स्वर संधि में स्वर वर्णों में ही संधि होगी। व्यंजन संधि देखते हैं, परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है। यदि कहीं एक व्यंजन और एक स्वर हो या दोनों व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा कि कहीं एक व्यंजन और कहीं एक स्वर हो सकता है। एक वर्ण व्यंजन का होगा, एक वर्ण स्वर का होगा, या फिर दोनों ही व्यंजन के हो सकते हैं। तो व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों में संधि हो जाएगी और व्यंजन व्यंजन वर्णों में ही संधि हो जाएगी। मगर स्वर स्वर में होगी तो स्वर संधि हो जाएगी, स्वर व्यंजन वर्णों में होगी तो व्यंजन रहेगा, और व्यंजन व्यंजन में होगी तो व्यंजन ही रहेगा, व्यंजन व्यंजन वर्णों में, ठीक है। आगे विसर्ग संधि। यदि विसर्ग की जगह पर कोई परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब क्या होता है? दो बिंदियां होती हैं, इन दो बिंदियों में यदि परिवर्तन होता है, जैसे राम, इनमें विसर्ग है, इनमें कोई परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे सहा होता है ऐसे लिखा जाता है, और संधि करने के बाद में केवल कहीं कहीं तुम यही देखे होगे, केवल ये हट जाते हैं, तो ये स्वर संधि है, ठीक है। अभी देखो प्राकृतिक संधि। प्राकृतिक संधि जहाँ संधि के नियम होने पर भी किन्हीं कारणों से संधि नहीं हो पाती उसे प्रकृति भाव कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति भाव में क्या होता है कि जहाँ संधि नहीं होती कोई, यानी कि जहाँ संधि के नियम होने पर भी, संधि के नियम होते हैं मगर फिर भी किन्हीं कारणों से संधि नहीं हो पाती, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। तो ये प्रकृति भाव एक संधि का भाग है, ठीक है। तो यदि कोई पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मोटे मोटे रूप से 5 प्रकार बोल सकते हैं। यदि मुख्य रूप से पूछे तो 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। और यदि टोटल पूछें तो 5 होते हैं, एक प्रकृति भाव और एक स्वादि संधि होती है, ठीक है। प्रकृति भाव मतलब नियम होने पर भी संधि में किन्हीं कारणों से हम संधि ना करें उसमें, तो प्रकृति भाव ज्यों का त्यों ही वर्ण शब्द वर्ण रहते हैं, ठीक है, वर्ण शब्दों में। अब है स्वादि संधि, ठीक है। अब है स्वादि संधि को भी देख लेते हैं। सु औ आदि प्रत्ययों के लगने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वादि संधि कहते हैं। तो स्वादि संधि में क्या होता है? सु औ जो ये प्रत्यय होते हैं 21, सु औ जस अम औक्षष्टाभ्याम विस केभ्याम विस, ऐसे करके ये 21 टोटल प्रत्यय होते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है। और जो धातुओं के पीछे लगते हैं वो कितने होते हैं? वो 9 होते हैं टोटल, ठीक है। जैसे पठति, जैसे मान लो पठति, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? तिप प्रत्यय है, ठीक है। पा का लोप हो गया है तो ती केवल बचा है। ऐसे होता है पठ, ठीक है। तो पठ होता है, इसमें ती लग गया तो पठती बन गया। तो प्रत्यय होते हैं। तो समझ लीजिए कि स्वादि संधि में जहाँ पे सु और आदि जो शब्दों के पीछे लग कर के परिवर्तन होता है उसको स्वादि संधि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी संधियाँ हैं? 5 संधियाँ हैं। कौन कौन सी? स्वर नंबर 1, व्यंजन नंबर 2, विसर्ग नंबर 3, प्रकृति भाव नंबर 4 और स्वादि नंबर 5,
ठीक है। वैयाकरणानाम् अनुसारं सन्धयः सामान्यतः पंचधा विभक्ताः वर्तन्ते। ओके, कितने? पंचधा सामान्यतः किं अनुसार? वैयाकरणानाम् अनुसारं सन्धयः पंचधा वर्तन्ते। यथा अचसन्धिः स्वरसन्धिः, प्रकृतिभावः संधिः, हलसन्धिः व्यंजनसन्धिः, विसर्गसन्धि स्वादिसन्धि। ओके, तो अब हम कौन सी संधि देखेंगे? अभी हम स्वर संधि के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले मुख्य संधि कौन कौन सी हैं? तो संधि जो है 3 है। स्वर संधि अच भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल भी कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे अच संधि यानी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वरेण सह स्वरस्य मेलनमेव स्वर संधि इत्युच्यते। क्या बोल रहे हैं कि स्वरेण से, स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण का मेलन करने से, मिलाने से स्वर संधि कहलाती है वो संधि। स्वर संधि अष्टाभिः प्रकारैः विभक्तो वर्तते। जो स्वर संधि है उसके प्रकार 8 है। यदि तुमको परीक्षा में आ जाए बीएड में कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, और ऑप्शन में दिया होगा 5 और 6, 8 और 11, तो देखिए 5 तो संधियां हैं। ठीक है, सामान्य रूप से संधियां हैं। ठीक है, और 6 तो कुछ भी नहीं है, और 8 हैं स्वर संधियों के प्रकार, और 11 हैं व्यंजन संधियों के प्रकार। तो तुम 5 मत लिख देना, 5 संधियों के प्रकार हैं, ना कि स्वर संधि के प्रकार, और 11 व्यंजन संधि के प्रकार हैं। ठीक है, आगे स्वर संधि। स्वर संधि का यण संधि, स्वर्ण संधि की यण संधि देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं सभी संधियों के नाम। स्वर यण संधि नंबर 1। नंबर 2 यान्ता वान्तादेश संधि यानी अयादि संधि। ठीक है, पहली यण संधि, नंबर 2 अयादि संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 5 सवर्ण दीर्घ संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पररूप संधि, और नंबर 8 प्रकृति भावः अत्र आदेशाभावो भवति। ठीक है, तो 8 ये संधियों के नाम हैं। तो ये भी देख लीजिए कि यण संधि और अयादि संधि, इन दोनों संधियों में एतयोः द्वयोः संधयोः पूर्वस्य एकस्यैव वर्णस्य स्थाने आदेशः भवति। इसका मतलब है कि इन दोनों संधियों में, जैसे मान लीजिए ई वर्ण हो गया प्लस ए हो गया, तो इन दोनों संधियों में इन दोनों वर्णों में से आगे वाले वर्ण में ही परिवर्तन होता है, पीछे वाले में नहीं। जैसे ई को या हो गया। ठीक है, तो इन दोनों संधियों में आगे वाले वर्ण में ही परिवर्तन होता है। फिर हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि। ये 5 संधियां हैं। एतेषु पंचस्वपि संधिषु पूर्वस्य परस्य च स्थाने एकादेशो भवति। बोल रहे हैं कि 5 संधियों में पूर्व और पर, यानी जैसे मान लीजिए क्या है, आ प्लस आ, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों में ही परिवर्तन होगा, स्थाने एक आदेश होगा। जैसे दोनों के बीच में आ को दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे परिवर्तन होगा। फिर है प्रकृति भावः। प्रकृति भाव में क्या है? अत्र आदेशाभावो भवति, मतलब जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, यण संधि। अब आएगा स्वर संधियों में से पहली संधि यण संधि। इको यण संधि का सूत्र क्या है?
इको यणचि यानी इकः यणचि। ठीक है, इसका मतलब है इकः इक के स्थान में, तो इकः षष्ठी विभक्ति का है और यण में यण प्रथमा, अचि सप्तमी। ठीक है, तो अचि मतलब अचवर्ण, इक मतलब ई, इक मतलब है अ ई उ री री, 4 वर्ण। ठीक है, इन 4 वर्णों को यणादेश होगा। अचि मतलब स्वर जब परे होगा, तो यण कौन कौन से हैं? य, व, र, ला, ये 4 हैं। ठीक है, तो इनको हम सही से बनाते हैं। इक मतलब ई, ओ, रे, री, और यण मतलब य, र, ल, नहीं गलत हो गया, ई, उ, री, री, या, व, र, ला। ठीक है, ये आदेश होंगे। ठीक है, ठीक है, इनको ये आदेश होते हैं। और कब होंगे? जब परे प्लस अच होंगे। क्या होंगे? अच मतलब स्वर। उदाहरण से समझते हैं, क्या बोल रहा है? एकः स्थान यण स्यात् अचि संहितायां विषये। अचि संहितायां मतलब अच यदि, संहितायां मतलब संधि में जब अच परे होगा। ठीक है, अभी है पहचान। पहचान कैसे करेंगे? संधि स्थल पर आधा अक्षर या व र ल से जुड़ा रहता है। पहचान कैसे करोगे? जैसे कि तुम क्वेश्चन आ गया, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है, पहचान कैसे करोगे? तो इन चारों में से कोई अक्षर यदि आधा तुमको दिखाई दे, जैसे ता, मतलब य व र ल से जुड़ा आधा, इन वर्ण य व र ल, इन वर्णों से आधा वर्ण यदि कोई जुड़ा है तो यण संधि। जैसे या है, या में ता आधा जुड़ा है तो इसमें यण संधि। ये पहचान के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ई उ री री, इनका समानार्थक वर्ण कौन सा? या है। ई को या होगा, उ को वा होगा, प्लस असमान स्वर री को रा होगा, री को ला होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि प्लस में असमान स्वर होने चाहिए। ठीक है, क्या है कि ई है और परे भी ई होगा, तो वहाँ पर यण संधि नहीं होगी, क्योंकि असमान स्वर होंगे तभी यण होगी, नहीं तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। मान लीजिए ई है, यहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा, यहाँ पे या थोड़ी होगा, तो इसलिए असमान स्वर होने चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सुधि प्लस उपास्यः, तो सुधि के ई को या हो गया, तो बचा सुध, सुध प्लस या, और यहाँ पे उपास्यः, तो सु, फिर धी को या हो गया तो या, और उपास्या के ऊ को नीचे जोड़ दिया, उ पा स्यः, तो ये बन गया सुध्योपास्यः।
इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ें क्योंकि हमको बीएड एंट्रेंस में इतना ही आता है, बहुत नहीं तो इसकी सिद्धि हो करके शुद्ध्युपास्यः है ना, शुद्धुद्योपास्यः है ना, शुद्ध्योपास्य, ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, सूत्रों को लगा लगा कर सिद्धि बनती है, तो वो हमको ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। आगे इसके उदाहरण और भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण, वधू प्लस अलंकारः। तो वधू का जो ऊ है उसको क्या होगा, वा होगा। हमने क्या देखा था, ई को या, ऊ को वा, री को रा, री को ला होता है। तो ऊ है, वधू में ऊ है और पीछे असमान वर्ण आ है। ऊ है पहले फिर आ है, ऊ नहीं है, आ भी नहीं है, असमान वर्ण है। तो ऊ को वा हो गया, तो बचा क्या, वध हलंत बचा। ठीक है, तो व और हलंत ध, तो इसमें इस वा को जोड़ देते हैं। हलंत अभी भी है वो, तो इस आ को जोड़ देंगे तो हलंत नहीं रहेगा। तो अब ये वध्वा फिर अलंकार जो पीछे अलंकार उसको पूरा वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा बन गया ना, वध्वा अलंकारः, ऐसे। फिर नेक्स्ट है मातृ प्लस आज्ञा। तो इसमें रा आएगा, मातृ है ना, तो त्रि जो नीचे मात्रा लगी उसको रा बनेगा, तो मात प्लस रा प्लस आज्ञा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, माँ और ता और रा मिलके क्या बनता है, त्र बनता है, त्र त्रिशूल ज्ञानी त्र। तो माँ त्र, इसमें हलंत रहेगा मगर ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो मात्रा जाएगा और ज्ञा हो जाएगा, तो मात्रा ज्ञा ये बन जाएगा। फिर है री, चारों उदाहरण हो रहे हैं हमारे, कौन कौन सा, य व र ल, इनके सभी के। तो अभी ला का है, तो री प्लस अनुबंधः, यहाँ पे विसर्ग होंगी, अनुबंधः। तो री को क्या हमने सीखा था, री को ला हो जाता है, तो री को ला हो गया, प्लस में अनुबंधः है, अनुबंधः। ठीक है, तो ये आ इसमें जुड़ गया, इसमें, तो ये पूरा ला हो गया और लनु बंधा हो जाएगा हमारा, लनु बंधा है। ठीक है, अब है हमारी अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि, इसका पहचान कैसे होगी अयादि संधि का, इसका सूत्र हमने देख लिया था, एचो यवा यावः, इसका संधि का सूत्र होगा एचो यवा यावः। ठीक है, तो एच मतलब हो गए, एच मतलब क्या हो जाएगा, एच मतलब ए ओ आई औ। ठीक है, ये और आय आव आई आव, तो ए को आय होगा, ऊपर फिर से हम लिखते हैं ए ओ आई आओ। तो ए को क्या होगा, आय, ओ को आव, आई को आय, औ को आओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आदेश होंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर ए को या था तो यहाँ पर ए को आय है, ओ को अव है और आई को आव है और औ को आव है और आय है आई को, तो ये आदेश होंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर संधि स्थल पर आय, आय, अव, आव की ध्वनि, ठीक है। तो जैसे ए को आय, आई को आय, ओ को अव, औ को आव, ये आदेश होंगे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसके। कवि प्लस ए, तो इसमें भी ए को आय होता है ना, तो यहाँ ए का उदाहरण है, ठीक है। ये है ए का, ये है आई का, ये है ओ का, ये है औ का, ठीक है। कवे, तो ए को आय हुआ, क प्लस हुआ, ए को आय, और पीछे ए है, तो ए को ज्यों त्यों क्या करेंगे, क और आय है ना, तो वा में आ गया, और या पीछे वाला ए जो है इस या में चला गया, तो कवैये बन गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, गई प्लस अका, इसमें भी आई को आय हो गया, ठीक है। तो गा, गा हो जाएगा, गा हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और या, और इसमें आ है, इसमें जुड़ गया या में, और का, तो गायक कहा बन गया। भो प्लस अति, तो भो का ओ है जो, उसको अव हो गया, ठीक है। तो भा और भा, ठीक है, और आभा में जुड़ गया, तो पूरा भा हो गया, और वाह, और इस अति का वा आ जुड़ गया इसमें, तो पूरा वाह हो गया, और भवती बन गया। फिर 9 प्लस ओ, तो ना और औ को क्या हो गया, आओ, आओ, ठीक है। तो ये हलंत था ना, तो ना हो गया, वाह, और ये ओ जो है इसमें जुड़ गया, तो ना औ है ना, तो औ, ना वो, ऐसे बन गया। पहले क्या बनेगा, ना वो बनेगा, पहले क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ना प्लस ओ, ठीक है। तो ओ को औ हो जाएगा, और ना वो, ऐसे करके आया दे। अब है तुम्हारा गुण संधि। गुण संधि, आज स्वर संधि देखेंगे, टाइम तो वैसे बहुत हो गया है, फिर भी मगर देख लेते हैं, चलिए। गुण संधि, इसकी पहचान संधि की, संधि स्थल पर एक मात्रा मतलब आ की हो, या ए की हो, या आई की हो, ठीक है, आई की हो या ओ की होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, री बराबर अर, री बराबर अल। तो यहाँ पर क्या होता है गुण संधि में, यदि आ या आ के बाद में ई होगी, तो ई को ए हो जाता है, ठीक है। ई छोटी हो या बड़ी हो, दोनों में से कोई भी होगी तो ए हो जाएगा। ऊ होगा, आ के बाद ऊ छोटा या बड़ा होगा, उसको ओ हो जाता है, ठीक है। और री होगी छोटी या बड़ी, तो आ के बाद री होगी, तो उसको अर हो जाएगा। और री होगी आ के बाद, तो अल हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यण संधि में क्या था, केवल रा होता था, यहाँ पर अर हो रहा है। यण संधि में री को ला होता था सिर्फ, यहाँ पर अल हो रहा है। तो विसर्ग, तो यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं हम, तो समझ में आएगा।
देखिए, इनके सूत्र यदि समझने हैं तो दो सूत्र हैं, एक विधि सूत्र और एक संज्ञा सूत्र। तो गुण संधि का आदिं गुणः आद् गुणः दो है। आदिं गुणः पहला सूत्र, आद् गुणः दूसरा सूत्र। ये दो इस संधि के सूत्र हैं। उदाहरण देखते हैं। यथा प्लस इष्टः, तो आ के बाद ई है, बड़ा आ है ना, तो आ के बाद ई है तो ई को ए हो गया। तो य आ के बाद हुआ है ना, तो य तो आ की जगह पर हुआ है ना। तो ए बोला था ना कि यण और अयादि संधि को छोड़ करके और बाकी संधियों में, प्रकृति भाव को भी छोड़ करके बाकी संधियों में दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर था आ और ई के स्थान पर हुआ, दोनों के स्थान पर। ठीक है, परिवर्तन हुआ ई में है मगर दोनों के स्थान में हुआ है। ठीक है, तो क्या बन गया, ई को ए हो गया तो यथेष्ट यथेष्टः। ठीक है, ऐसे है पूर्व प्लस उक्तः, इसका आ है इसमें उ है तो उ को क्या होता है, ओ होता है गुण संधि में। तो क्या बन गया, पूर्वोक्तः। सप्त में आ है और री है तो री को अर होता है, तो सप्त और ता में आ जुड़ गया तो पूरा ता हो गया। तो र बचा हलंत, तो र ऊपर चला गया, ऐसे हो गया। तो शी में तो सप्तर्षि बन गया। फिर तव प्लस लृकारः, तो री को अल बन गया। ठीक है, तो तव में हलंत है, आ गया क्योंकि आ की जगह और री की जगह पे परिवर्तन हुआ है तो अल आया। तो तव के वाह में आ जुड़ गया, बचा ला हलंत, तो ला फिर कारः, तवल कारः बन गया। तो तुम्हारी गुण संधि भी हो गया। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पहचान, संधि स्थल पर दो मात्रा आई औ होंगी। ठीक है, दो मात्रा होंगी। उसमें क्या था, एक मात्रा दोनों होंगी। उसमें क्या था कि ए और ओ ही होंगे गुण संधि में। आ के बाद में ई को ए, उ को ओ, री को अर, री को अल होता है। मगर वृद्धि में क्या होता है, ई को बड़ी ई, ए को, यहाँ पे वृद्धि है, दीर्घ नहीं है, दीर्घ में होता है वैसे। वृद्धि में क्या होता है, आ के बाद यदि ए होगा उसको आई हो जाएगा। आ के बाद यदि ओ होगा तो औ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को आई, ओ को औ ही होता है बस। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। ए के बाद आई, ओ के बाद औ। उदाहरण, इसका सूत्र देख लेते हैं। वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच, रादेच। ठीक है, एक सूत्र ये है वृद्धिरादेच, एक है वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच नहीं, वृद्धिरादेच नहीं, वृद्धिरादैच है। ठीक है, पहला है वृद्धिरादैच, दूसरा है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि दो सूत्र इसके लिए, ये भी याद रखें, ये भी आ सकते हैं पेपर। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जन प्लस एकता, जनैकता। इसमें क्या हुआ, जन है एकता है, तो जन प्लस ना हलंत, क्योंकि इसका आ है ना, आ और ए में दोनों में परिवर्तन हुआ है तो आ। ठीक है, और ए की जगह क्या होगा, ए को आई हो गया प्लस कता, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ज
और ना में आई जुड़ जाएगा तो ना पूरा हो जाएगा, जनैकता ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब है महा प्लस ओजसहा, तो आ और ओ की ओ दोनों की जगह में ओ को औ हो जाएगा तो महौ जसहा। ठीक है, संधि स्थल पर दीर्घ मात्रा आ ई उ री री प्लस आ ई उ री री क्या है, यदि ये होंगे, मतलब क्या है कि यदि पहले ये या ये होंगे, बाद में ए और ओ होगा, तो उनको दीर्घ होकर के आई और औ बन जाएगा। ठीक है, आगे यदि होंगे ये, तो उदाहरण, ये दीर्घ संधि है, वृद्धि हो चुकी है, अब ये दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का क्या है कि संधि स्थल पर दीर्घ मात्रा होगी। दीर्घ मात्रा मतलब जैसे आ होगा, ये भी दीर्घ मात्रा है। ठीक है, फिर ई होगा, है ना, ऊ होगा, ऐसे दीर्घ मात्राएं होंगी, वहाँ पे क्या होगा दीर्घ संधि में। तो पहले आ उ री। ठीक है, ई प्लस, या फिर ये छोटे पहले हों या फिर बड़े भी हों, आ ई ऐसे भी हों, प्लस बाद में आ ई उ री ये दीर्घ भी हों बाद में, या छोटे हों, जैसे मान लो आ प्लस आ, समान वर्ण है ना, इनको आ ही होगा, या फिर आ प्लस आ ही होगा, या फिर आ प्लस आ ही होगा दीर्घ, या फिर आ प्लस आ दीर्घ, तो आ ही होगा। ठीक है, दीर्घ संधि में उदाहरण देखते हैं। मुर प्लस अरी, तो मुर है ना, मुर में आ है, हलंत कर देते हैं आ, इसमें भी आ है, तो आ को क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, प्लस रिही, तो पूरा बनेगा मोरा रिही। ठीक है, ऐसे देखिए विष्णु में क्या है, ऊ है ना, यहाँ भी ऊ है, दोनों ऊ को दीर्घ ऊ हो गया, तो क्या बनेगा विष, और अणा बचा, दीर्घ उकार यहाँ पे मात्रा लगी, दीर्घोदय। ठीक है, विष्णुदय ऐसे बन जाएगा। अब है पररूप संधि, कौन सी संधि है, पररूप संधि। तो पहचान कैसे करेंगे, अकारांत उपसर्ग प्लस ए ओ, अकारांत उपसर्ग प्लस ए ओ, ऐसे आ प्लस ए को ए ही होगा, आ प्लस ओ को ओ ही होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि अकारांत उपसर्ग आगे लगा होगा, बाद में ए ओ होगा, तो उसको पररूप संधि होगी, जैसा कि तैसा ही रहेगा। जैसे आ प्लस ए है तो ए ही रहेगा, आ प्लस ओ है तो ओ ही रहेगा। उदाहरण देखते हैं, पररूप के प्रा प्लस एजते, तो प्रा ये उपसर्ग है, और प्रा में आ भी है मात्रा, प्रा आ रहा है ना, तो प्रा उपसर्ग है और उसमें आ है पहले, और बाद में ए है, एजते बोला ना, ए होगा यदि बाद में आ के बाद यदि उपसर्ग पूर्व में होगा, और कैसा उपसर्ग होगा, आकार वाला, बाद में ए होगा, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो प्रा प्लस एजते, तो ए प्रा में चला गया तो प्रेजते बन गया। फिर प्रा प्लस औषधि, तो प्रा में ओ चला गया, क्योंकि प्रा में आ है तो आ प्लस ओ को ओ ही रहेगा, तो प्रोषति बन गया। ठीक है, अब है पूर्व रूप संधि, सातवीं संधि। तो पूर्व रूप संधि का मतलब है कि ए प्लस आ
होगा तो आ की जगह एस की तरह अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ए पहले होगा बाद में आ होगा तो आ की जगह एस चिन्ह लग जाएगा। यदि ओ पहले होगा बाद में आ होगा तो ओ की जगह अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो आ की जगह एस यानी अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको, एस ऐसे लगता है वो लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, हरे तो पहले ए है ना रा में और बाद में आ है तो हरे, तो हा रे ए वैसे ही रहेगा, आ की जगह अवग्रह चिन्ह लगेगा तो ऐसे लगेगा और फिर वह बन जाएगा तो हरे वह। फिर है लोको, लोको तो यहाँ पर ओ है बाद में आ है, अयम तो आ है तो लोको तो वैसे ही रहेगा मगर आ की जगह अवग्रह लग के लोकोयम बन जाएगा। ठीक है, लास्ट संधि है प्रकृति भावः। यदि पूर्व यदि द्विवचनांत शब्द पूर्व पद के अंतिम वर्ण ई उ और ए, क्या बोल रहा है, यदि द्विवचनांत शब्द द्विवचन का शब्द होगा और पूर्व पद के अंतिम वर्ण ई उ और ए आए, बाद में यदि कोई स्वर वर्ण हो तो ई उ ए ज्यों का त्यों रहते हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ ए से समाप्त होने के साथ साथ मूल संज्ञा नहीं होनी चाहिए, अपितु द्वितीय विभक्ति आना लाना शब्द होना चाहिए तथा, जैसे कि देखो मति धेनु लते, क्या बोले हैं कि कोई भी शब्द हो, जैसे मति हो गया, मति तो मति में क्या है बाद में ई है, धेनु में बाद में ऊ है, लते में बाद में ए है। तो पर ये जो संधि है प्रकृति भाव, इसमें क्या बताया है कि ई ऊ जो शब्द है वो कैसा होगा, द्वितीयांत होगा। ठीक है, द्वितीयांत शब्द होगा। ठीक है, और कैसा होगा, उसके अंत में ई उ और ए होगा। तो जैसे यहाँ पर है मति, मति में भी ई है, धेनु में ऊ है, लते में ए है, ऐसे शब्द होंगे और द्वितीयांत होंगे तो वो ज्यों का त्यों ही रहेंगे, यानी प्रकृति भाव संधि हो जाएगा उनका। उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुनि है तो मुनि में ई है कि नहीं है, और बाद में उन्होंने क्या कहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ से समाप्त होने के साथ साथ मूल संज्ञा नहीं होनी चाहिए, मूल संज्ञा। ठीक है, अपितु द्वितीय विभक्ति वाला शब्द होना चाहिए, यथा मति धेनु लते, तो द्वितीय होना चाहिए, मूल शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये मूल शब्द नहीं है। तो अभी देख लीजिए, मुनि है और मुनि में ई का ई है और इमऊ है, तो यहाँ भी ई है ना, मुनि में ई है तो मुनि इमऊ जैसे का तैसे रहेगा। फिर यहाँ पर साधु है और एतव है, यहाँ पर स्वर है, स्वर होना चाहिए ना, स्वर है। फिर यहाँ पर साधु है तो यहाँ पर साधु में ऊ है, और ठीक है, और फिर क्या है, एतव है, तो एतव में क्या है, तो ये भी ए है यहाँ पर। ठीक है, एतव, तो यह भी साधु प्लस एतव, ये भी जैसे के तैसे है। गंगे है, यहाँ पर ए है, अमू यहाँ पर भी आ है, वहाँ पर बोला था ना कि आ होना चाहिए तो आ है। ठीक है, और द्वितीयांश होना चाहिए तो गंगे द्वितीय है ना, साधु द्वितीय है, मुनि द्वितीय है, तो पहले शब्द में द्वितीयांत तो होना चाहिए। ठीक है, और फिर पीछे ई ए और आ होना चाहिए, तो जैसे का तैसे प्रकृति भाव संधि रहेंगी। और देख लीजिए, प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती
जैसे प्लुत होंगे ना, प्लुत तो पता है ना, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो ये प्लुत है। प्लुत ओम की जैसे ऐसे होता है, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम, तो ये प्लुत मात्रा है। तो ओम को उच्चारण करते हैं ना, ओम, तो ओ इतनी देर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लुत की मात्रा होती है, इसलिए इतनी देर बोलते हैं। तो मात्राएं भी 3 प्रकार की होती हैं, एक मात्रिक जिसमें तुरंत बोल देते हैं, द्विमात्रिक जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और त्रिमात्रिक जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये है प्लुत मात्रा। ठीक है, तो जैसे कि आ एक मात्रिक, आ द्विमात्रिक, आ, ये त्रिमात्रिक यानी प्लुत हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, यहाँ पर प्लुत मात्रा है, तो क्या बोल रहे हैं कि प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती है, यानी प्रकृति भाव संधि होती है प्लुतों के साथ भी, ये कहना है। अब विशेष देख लेते हैं। प्रकृति भाव अर्थात संधि कार्य ना होना और जैसा है वैसे ही बने रहना। प्रकृति भाव संधि, संधि क्या है वो अर्थ बता रहे हैं कि प्रकृति भाव संधि क्या है। प्रकृति भाव अर्थात प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, है ना, जैसे का तैसा। प्रकृति मतलब जैसे का तैसा। कृत्रिम मतलब होता है प्रकृति की चीज़ों को लेकर के उसको परिवर्तन करना, वो कृत्रिम होता है। तो प्रकृति मतलब जैसे का तैसा रहना। तो प्रकृति भाव अर्थात संधि कार्य ना होना, संधि कार्य नहीं होगा और जैसा है वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है। अब हम, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम यहीं पर रोकेंगे और फिर बाद में दूसरे पार्ट में हम व्यंजन संधि देखेंगे। हो सकेगा तो विसर्ग भी देख लेंगे, नहीं तो तीसरे पार्ट में विसर्ग को देखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, और आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी, है ना। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और ज़रूर आप यदि ध्यान से इनको पढ़ोगे, नोट्स को पूरी संधि में 3 पार्टों में बना दूंगा, पूरा पढ़ोगे तो ज़रूर आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आप लोग बीएड में अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।